हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5वीं हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है न्याय की कुर्सी। तो ये एक कहानी है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन ये एक जगह का नाम है, उज्जैन नगरी। उसकी प्राचीन यानी कि बहुत पुरानी, और ऐतिहासिक जिसका इतिहास में महत्व रहा हो, तो वह नगरी थी उज्जैन। उसके बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले यानी कि जो मिट्टी का थोड़ा सा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर, और मिट्टी का थोड़ा ढेर बन जाता है, उसको टीला बोलते हैं। तो यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। बहुत से लड़कों का झुंड वहाँ पर खेल रहा था एक दिन, तो उनमें से एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा, और वहीं पर उस टीले पर वह ठोकर खाकर गिर गया। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसने यहाँ वहाँ देखा अपने आसपास की ठोकर किस चीज से लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक चिकना पत्थर है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसी की ठोकर लगी होगी, उसने सोचा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। वह उठकर गया और अपने जो दोस्त है, अपने मित्र हैं, उनको बुलाकर वह जो शिला यानी कि जो बड़ा सा पत्थर होता है, उसको शिला बोलते हैं, तो उस शिला को दिखाया। फिर शान से यानी कि आराम से एक राजा की तरह उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। फिर आराम से शान से उस पर बैठकर वह बोला कि यह मेरा सिंहासन है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। तुम अपनी अपनी फरियाद यानी कि शिकायतें, परेशानियाँ, तो जो भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं, शिकायतें हैं, वो तुम अपनी अपनी लेकर मेरे पास आओ। फिर मैं उनका फैसला करूँगा, उनका समाधान करूँगा, ऐसा उस लड़के ने कहा। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पर, जिसपे ये एक लड़का बैठा है। ये चारों तरफ उसके दरबारी खड़े हैं, ये फरियादी हैं जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। यहाँ पर भी एक ये राजा के आगे सिर झुका के बैठा है। तो ये सब दरबारी हैं और फरियादी हैं। तो ये एक खेल खेल रहे थे। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। जो दूसरे लड़के थे उसी ग्रुप के, उन सबको यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक यानी कि कल्पना से कोई खेल खेलते, फरियाद सुनाते, यानी कि मन से। काल्पनिक का मतलब होता है मन से, मन घड़ंत कोई भी कहानी वो बनाते, कोई भी फरियाद वो सुनाते, फिर उसको बना के शिकायतें सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते। गवाह का मतलब होता है जब जो व्यक्ति उस घटना के समय वहाँ पर मौजूद हो, या फिर उसने उस घटना को देखा हो, तो फिर उस घटना के जो भी काल्पनिक फरियाद थी उसके गवाह वहाँ पर बुलाए जाते थे। इस तरीके से वो खेल खेलते थे। उनकी गवाही ली जाती थी। उस टाइम जब वो गवाह आते थे तो उनकी गवाही ली जाती दरबार में। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। फिर जो राजा बना हुआ लड़का था, वह लड़का उनसे सवाल करता, क्वेश्चन आंसर करता, और फिर अपना फैसला, अंत में वह अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। वो जो लड़के थे ग्रुप के, उनको इस खेल में इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा कि वो रोज ही फिर यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। फिर रोज के यही खेल खेलने लगे। डेली के डेली, रोज की रोज शिकायतें आती थी, वो सुनी जाती थी। फिर जो भी अपराधी होते थे वो दरबार में पेश किए जाते, उनके बयान लिए जाते। फिर शिला पे जो लड़का बैठा हुआ था वह अपना फैसला सुनाता। शिला को उसने एज ए सिंहासन यूज करके फिर वो
खेलने लगे थे। तो शिला पर जो लड़का बैठता था वह अपने आप को राजा मानता, फिर अपना फैसला सुनाता। इस तरीके से वो रोज के रोज यह खेल खेलने लगे। बात इधर उधर फैलने लगी। फिर यह बात इधर उधर फैलने लगी कि ऐसे ऐसे लड़कों का एक ग्रुप है, वो ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं तो और ऐसे फैसला करते हैं। तो जैसे ही यह बात फैलने लगी, लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे। न्याय बुद्धि यानी कि जो त्वरित फैसले लेते हैं, सही और गलत का फैसला करने की बुद्धि, तो उसकी चर्चा करने लगी आपस में और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है, कि अवश्य ही उस लड़के को कोई भगवान का वरदान प्राप्त है, जिसके बदौलत वो क्या करता है, वो सही फैसले करता है। एक दिन की बात है। एक दिन क्या होता है, दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। दो किसान होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, ये पत्थर पर लड़का बैठा हुआ है, पत्थर की शिला पर, और ये यहाँ पर दो किसान दरबार में हाजिर हुए हैं। तो एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। एक दिन क्या होता है, दो किसान होते हैं और उनके बीच में आपसी जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मामला गंभीर था, बहुत सीरियस था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। जो टीले वाला लड़का था, उसकी चर्चा चारों तरफ इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग राजा के पास न जाकर कहाँ गए, राजा के दरबार के पास न जाकर उस टीले वाले लड़के के पास गए और उनको अपने झगड़े के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा हो गया है और अब फैसला आप ही करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टीले पर ये लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पर ये पत्थर का सिंहासन बना के, और यहाँ पर ये जो दो किसान है वो आए हुए हैं अपनी फरियाद लेके, शिकायतें लेके। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने, बड़ी गंभीरता से, बहुत सीरियस से दोनों के बयान सुने, दोनों की बातें सुनी, और उसके बाद जो फैसला दिया उसे सुनकर वो दंग रह गए। दंग रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। तो ऐसा फैसला दिया उस टीले वाले लड़के ने कि जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे, और उस दिन जो फैसला दिया वह इतना अच्छा था तो उसको सुनकर सभी लोग हैरान थे, और उस दिन के बाद से वह लड़का और फेमस हो गया। नगर के सभी लोग, जो भी लोग थे, वह राजा के पास न जाकर अपनी फरियाद लेकर वहीं उस लड़के के पास आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता, एक भी व्यक्ति, एक भी लोग वहाँ पर राजा के दरबार में नहीं जाता था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ। यानी कि जो फैसला था, लड़का जो फैसला करता था वह एकदम संतोषप्रद होता था, और उससे दोनों जो पक्ष थे वह संतुष्ट भी हो जाते थे। तो ऐसा एक भी केस ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष नहीं हुआ हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। धीरे धीरे राजा ने भी सुना और राजा के कानों तक यह बात पहुंचती है। उसको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया उसे। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। उस छोकरे को यानी कि उस लड़के को, छोकरे का मतलब होता है यहाँ पर लड़का, कि उस लड़के की यह मजाल, मजाल यानी कि हिम्मत, कि उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसकी यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे, ऐसा राजा ने कहा। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, कि मैं सुनी सुनाई जो किस्से का मतलब होता है यहाँ पर जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उस पर। तो राजा कहता है कि मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं खुद जाकर वहाँ पर देखूंगा कि आखिर मामला क्या है। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना
प्रिय खेल खेल रहे थे। तो यह कहकर राजा अपने लाव लश्कर का मतलब होता है जो सेना रहती है, सेना दरबारी, इन सब के साथ में राजा वहाँ पर अपने लाव लश्कर के साथ मैदान में पहुँचता है। और जहाँ पर लड़के अपना प्रिय खेल, उनका प्रिय खेल वही था राजा बनना और जो न्याय है वो करना, लोगों की फरियादें सुनना। तो वह खेल खेल रहे थे वो सब लड़के। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। काफ़ी देर तक राजा खड़ा रहा और उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। स्तंभित रह जाना यानी कि चकित रह जाना। तो वह चकित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, उसने अपने मंत्री को कहा, बुलाया और कहा कि लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है, कि वास्तव में यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। और यह लड़का तो अभी बहुत छोटा है और इतनी छोटी उम्र में इतनी अधिक बुद्धि का होना ये भी एक आश्चर्य की बात है, ऐसा राजा ने कहा। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों की को लोहा मानना पड़ेगा। राजा ने कहा कि इसकी जो न्याय बुद्धि है, तर्क बुद्धि है, उसके आगे तो बड़े बड़ों को भी लोहा मानना पड़ेगा, यानी कि सभी सहमत, लोहा मानना यानी कि किसी की काबिलियत स्वीकार करना। किसी की काबिलियत स्वीकार करना। तो इसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े हैं उनको भी लोहा मानना पड़ेगा, यानी कि इसकी काबिलियत स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसा राजा ने कहा अपने मंत्री से। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है और इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। लेकिन उसी समय जब राजा ने ये बात कही थी, जस्ट उसके बाद ही किसी ने राजा को बताया कि लेकिन महाराज यह जो रोज टीले पर बैठता है वो लड़का नहीं है, वो तो आज बीमार हो गया है, इस कारण वह आया ही नहीं है और कोई नया ही लड़का, ये जो ग्रुप है इसमें से कोई नया ही लड़का इस टीले पर बैठा है। फिर राजा कहता है कि यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। राजा कहता है कि वाह, ये तो और भी आश्चर्य की बात है कि जरूर हो न हो कुछ तो बात है, इस पत्थर की कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, कि यही चमत्कार ये कि इस पे जो भी बैठता है वह अच्छी तरह से न्याय करने लगता है। मैं इसकी जांच करूंगा कि आखिर माजरा क्या है। अब आगे क्या होता है देखिए। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। जैसे ही राजा का इशारा मिला, उसके जो दरबारी हैं, उसके जो सैनिक हैं, उन्होंने उस स्थान को खोदा और वहां से एक पत्थर निकला, उसको बाहर निकाल लिया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। राजा देखता है कि वह तो पत्थर नहीं, एक सिंहासन था और बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। यहाँ हम देख सकते हैं यह सिंहासन, वह पत्थर नहीं एक सिंहासन था और उस पर बहुत ही बारीक और सुंदर सुंदर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चित्रकारी है यहाँ, और सुंदर सुंदर मूर्तियां खुदी हुई है, यानी कि बनी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। इसके 4 पाये थे, यहाँ पर देखिए ये 4 पाये हैं, पैर हैं कुर्सी के, 1 2 3 और ये एक, ये रहा 4। तो उसके 4 पाये थे, 4, और चारों पायों पर क्या थी, यहाँ पर देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी, जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये अच्छे से दिखाई दे रही है। तो 4 पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई, कि यह बात चारों तरफ फैल गई कि ऐसे ऐसे जमीन में से क्या निकला, एक सुंदर सिंहासन निकला है। और यह बात सुनकर वहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई, बहुत लोग इकट्ठा हो गए। विद्वान पंडितों ने बताया कि
कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था। विद्वान जो पंडित होते हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह कोई ऐसा वैसा ऐरा गहरा सिंहासन नहीं है, सदियों पुराना है, राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। कि यह सिंहासन बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। एक राजा हुए, राजा विक्रमादित्य, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुए थे, तो ये उसका सिंहासन है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए और अपनी विवेक बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध थे उस टाइम पर, तो ये उसका सिंहासन है। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। राजा ने आज्ञा दी अपने दरबारियों को, सिंहासन को लेके जाए यहाँ से और अपने राज दरबार में, खुद के जो राज दरबार था उसमें रख दिया जाए। उसने कहा, राजा ने कहा कि मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। राजा ने कहा कि मैं अब इसी पे बैठूंगा और अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। अगले दिन राजा दरबार में आता है और सीधा उस सिंहासन में बैठने के लिए आगे बढ़ता है। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। जैसे ही वह बैठने वाला था, वह तुरंत किसी की आवाज़ आती है और वह कहती है आवाज़ कि ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नज़र नहीं आया। राजा ने चारों तरफ नज़रें घुमाई लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसने राजा को कहा कि ठहरो। वह फिर से सिंहासन की ओर बढ़ा। वह दोबारा सिंहासन की ओर आगे बढ़ता है बैठने के लिए। फिर इसी प्रकार की आवाज़ फिर से आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। तो राजा ने इस बार जब दूसरी बार बोला, तीसरी बार जब आवाज़ आई, तो दूसरी बार जब आवाज़ आई तो राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के जो पाए पर, ये देखिए सिंहासन का ये पाया है यहाँ पर, इस पर जो मूर्ति बनी हुई है ये बोल रही है, इसकी आवाज़ आई है। तो मूर्ति बोली यहाँ पर। मूर्ति ने कहा, मूर्ति क्या कहती है, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? ऐसा सवाल मूर्ति ने किया। राजा ने लज्जा से यानी कि शर्म से सर झुका लिया अपना। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। राजा ने लज्जित होकर अपना सर झुकाकर यह कहा। मूर्ति कहती है कि तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने ऐसा कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। और यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई कि तब तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, तुम्हें 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। और यह कहकर जो मूर्ति है पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाती है। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया, व्रत किया और प्रार्थना की। चौथे दिन फिर वह दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? अब दूसरी मूर्ति ने सवाल किया कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? तुम ऐसा विश्वास के साथ कह सकते हो? राजा सक पकाया यानी कि घबरा गया एकदम से। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर से उपवास किया, पूजा पाठ किया और तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा और वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा कि बैठने से पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? अब तीसरी मूर्ति का सवाल था। तो तीसरी मूर्ति का सवाल सुनकर फिर राजा वापस से पीछे हट जाता है। तीसरी मूर्ति भी फिर अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास फिर से राजा ने किया, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। एक तो राजा के पैर पहले से ही लड़खड़ा रहे थे। फिर चौथी मूर्ति ने कहा कि ठहरो, रुको। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे, छोटे बच्चे थे
जो इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष यानी कि कोई भी दोष नहीं था, वो साफ मन के थे। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो, चौथी मूर्ति ने राजा से सवाल किया। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। राजा ने कहा तो कुछ भी नहीं, सोचता रहा, मन ही मन में सोचा कि एक लड़का इस जो सिंहासन है इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं तो आखिर में क्या हूँ, राजा हूँ। मुझसे ज़्यादा धनवान, ज़्यादा बलवान, बुद्धिमान भला और कौन होगा, यानी कि मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, ऐसा राजा सोच रहा था। और मैं अवश्य ही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। अगर मैं ही योग्य नहीं हूँ तो फिर कोई भी योग्य नहीं है इस दुनिया में, ऐसा राजा सोच रहा था अपने मन में। और यह कहकर अपने मन में राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। दृढ़ता से वो आगे, कठोर कदमों से आगे बढ़ता है। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, ये राजा है और ये सिंहासन है, जो चौथी मूर्ति अपने साथ सिंहासन को भी उड़ाकर आसमान में ले गई। तो ये कहानी थी हमारी। इसको लिखा है लीलावती भागवत ने, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित स्वर्ग की सैर और अन्य कहानियाँ पुस्तक से सावार, यानी कि स्वर्ग की सैर और अन्य कहानियों से ये इस पुस्तक का अंश लिया गया है यहाँ पर, जो कि कहानी है हमारी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए आप इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।